हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जी केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कल के मैंने चैप्टर में जो क्लास 11 के स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर स्टडी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी करने का प्रयास करिए। ध्यान दीजिएगा, कल के चैप्टर मैंने आपको पढ़ा था कि एटम, किसी एटम के जो उनका एटॉमिक मास है और मोलर मास है कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, उस एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एटम को जो है उसकी जो यूनिट्स होती हैं, जैसे मैंने बताया था कि AMU और ग्राम में, उसको कैसे कन्वर्ट करके हम पा सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो आइटम कैसे AMU में स्पेसिफाई किया जाएगा, कैसे जो है ग्राम में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो पिछले टॉपिक मैंने आपको ग्राम और AMU में जो भी उनके बेसिक चीजें थी उसके बारे में मैंने जानकारी आपको दे रखी थी। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर मास। और उससे पहले एक छोटी सी बात हम लेकर आएंगे जिसमें थोड़ा आपको बताएंगे कैलकुलेशन करके कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। यानी एवरेज एटॉमिक मास भी जो हमारे NCERT चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए और ये प्रिपरेशन के लिए भी बहुत अच्छा, जो नीट्स और IIT की प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एवरेज एटॉमिक मास के थ्रू हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स की जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और किस प्रकार करते हैं किसी एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आइसोटॉप्स होते हैं। स्टूडेंट, क्या होते हैं? आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स होने के कारण हम क्या करते हैं, उनके आइसोटॉप्स होने के कारण हम ये ट्राई करते हैं कि अगर एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स हैं तो उनके फिक्स मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फिक्स मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या होगा, आज मैं एक फार्मूला बताऊंगा जिसके द्वारा आप क्या करेंगे, अगर कोई एलिमेंट आइसोटॉप प्रमोट कर रहा है या आइसोटॉप दिखा रहा है, ठीक है, तो उस एलिमेंट का एक एवरेज मास हम कैलकुलेट कर लेंगे और उस एवरेज मास को कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसके एक फिक्स मास को मेजर कर पाएंगे जो हमारे कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हो, वो चाहे, ठीक है, किसी कंपोनेंट्स के फॉर्मेशन में हो, हम उसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। स्टूडेंट, तो आज आइए सबसे पहले हम जानते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, उसका हम कैलकुलेशन कैसे करें। ध्यान दीजिएगा, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। Such elements have different mass number. ध्यान दीजिएगा, such elements, isotopes which have different एटॉमिक मास, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इन डिफरेंट अमाउंट, प्रेजेंट इन डिफरेंट अमाउंट, ठीक है। We calculate such type of mass is known as average एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स, क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आइसोटॉप्स शो करते हैं। आइसोटॉप यानी आइसोटॉप्स का मतलब होता है दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट ऑफ द मास नंबर, राइट। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सिमिलर होते हैं लेकिन इनके मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट मास नंबर होने के कारण हमें यह भी समझना चाहिए कि यार हम जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके मास को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी उनको कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे, कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे किसी केमिकल रिएक्शन में कि उनकी कैरेसी मिल जाए। तो ऐसे एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उनके जो मास नंबर होते हैं या उनके जो आइसोटॉप्स होते हैं, उन आइसोटॉप्स को क्या करते हैं, उनकी जो टोटल वैल्यूज होती है, ठीक है, उन टोटल वैल्यूज को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि उनका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कैलकुलेशन में
एक 100% एक्यूरेसी प्राप्त कर सकते हैं उस एलिमेंट के द्वारा, जिससे केमिकल रिएक्शन हमारी सरलता से प्रोड्यूस हो सके या प्रोसीड हो सके। तो स्टूडेंट आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, जो एवरेज एटॉमिक मास है उस एवरेज एटॉमिक मास के फार्मूले को बताएंगे और उस फार्मूले के जरिए आपको एक न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कराएंगे और दिखाएंगे कि उसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंट अमाउंट ऑफ वन आइसोटॉप, परसेंट अमाउंट ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप मल्टीप्लाई एटॉमिक मास, जो उसका एटॉमिक मास होगा मल्टीप्लाई एटॉमिक मास प्लस क्या होगा, परसेंट अमाउंट ऑफ सेकेंड आइसोटॉप मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, अब दोनों की क्या करेंगे, जो फर्स्ट आइसोटॉप होगा सेकेंड आइसोटॉप होगा, दोनों के एटॉमिक मास को पहले क्या करेंगे, उसके परसेंट को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके, सेकेंड के जो परसेंट एटॉमिक मास होता है उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके, दोनों को जोड़कर 100 से हम क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज मास आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको दूसरी तरफ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है, मास इज इक्वल टू, फर्स्ट हमारा क्या होता है, हम फार्मूले से सिम्बलाइज करते हैं, सिग्मा A1 x1 अपॉन क्या होता है सिग्मा x। स्टूडेंट ये हमारा सेकंड फार्मूला बन जाएगा, किसी एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास को हम कैसे पुट करेंगे। ठीक है, जहाँ पर x1 इज इक्वल टू क्या होता है, x1 जो हमारा, या A1 इज इक्वल टू हमारा फर्स्ट टर्म में क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स, x1 इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ आइसोटॉप, ये ध्यान देना, अमाउंट ऑफ आइसोटॉप्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये चीज़ फाइंड कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना हो तो एवरेज एटॉमिक मास को हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो हमारे पास वो फार्मूला होना चाहिए और उस एलिमेंट के आइसोटॉप्स के बारे में हमको कंप्लीटली जानकारी मिलनी चाहिए कि उसका जो एवरेज एटॉमिक मास कैसा होगा, ठीक है, कितना होगा। अगर उसके परसेंट अमाउंट ऑफ द आइसोटॉप अगर मालूम है, उसका एटॉमिक मास मालूम है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे में मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जो सेकेंड आइसोटॉप्स होगा उसके एटॉमिक मास और उसका जो परसेंटेज है दोनों के एक दूसरे में ऐड करके हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें 100% जो है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट मिल जाएगा, जिसके कारण हम जब किसी केमिकल रिएक्शन को कराएंगे और उनमें अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स अगर हमको निकालना हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं परसेंटेज इन कंपाउंड निकालना हो उस एलिमेंट के, तो 100% हमारा फिक्स एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट हो जाएगा। कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको एक न्यूमेरिकल फाइंड आउट कराऊंगा, जिसमें आपको सबसे पहले हम देंगे दोनों की वैल्यूज हमारी फर्स्ट क्या होगी, सेकंड वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चन हमारा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, अपन क्वेश्चन एक बनेगा, क्लोरीन इज ए मिक्सचर ऑफ टू आइसोटॉप्स। क्वेश्चन हमारा है क्लोरीन इज अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोटॉप्स। क्लोरीन के दो आइसोटॉपिक मिक्सचर होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा 17Cl35 एंड सेकेंड क्या होगा 17Cl हमारा 37, हुज एटॉमिक मास आर हुज
एटॉमिक मासेस आर, इनके जो एटॉमिक मास हमारे गिवन है, ध्यान दीजिएगा 34.699, सेकेंड हमारा गिवन है 969 एंड 36.966 एंड 36.966। फिर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट कर रहा है, बता रहा है दोनों AMU में गिवन है, ध्यान दीजिएगा ये भी AMU है, ये भी एटॉमिक मास ऑफ यूनिट गिवन है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में देयर परसेंटेज अमाउंट 75.53%, देयर परसेंटेज अमाउंट 73 ध्यान दीजिएगा 75 पॉइंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 53%, और एक दूसरे का हमारा क्या गिवन है, ध्यान देगा एंड 24.47%। इन दोनों का क्या हमारा दिया गया है, परसेंटेज अमाउंट गिवन है। उसके बाद उसी में क्वेश्चन हमारा जो बता रहा है रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब हमें क्या करना है, जो क्लोरीन है उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। यानी स्टूडेंट क्या दिया गया कि क्लोरीन के दो आइसोटॉप दिए गए हैं, एक 17Cl35 एक 17Cl37 है। वो जो एटॉमिक मास है, जिनके एटॉमिक मास गिवन है एक्सपेरिमेंटल थ्रू है कि इनका एटॉमिक मास इतने AMU दिया, केवल स्पेसिफाई जो है क्लोरीन की बात हो रही है, इसीलिए इनको AMU में रिप्रेजेंट किया। मैंने पहले ही बताया स्टूडेंट आपको, पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कब किसी एलिमेंट्स को जो है ग्राम में और कब किसी एलिमेंट को AMU में शो किया जाता है। जब मैंने बताया था बहुत कम अमाउंट होता है तो वहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ यूनिट शो की जाती है, अगर अमाउंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्राम में उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी कि दियर परसेंटेज अमाउंट, इनके जो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो इनके परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके दिए गए हैं। उसके बाद पूछा है कि कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अगर क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास यूज़ करना तो स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले फार्मूला होना चाहिए, मैंने अभी भी बताया है। यहाँ पर हम इसके आंसर को रिप्लाई करेंगे कि फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास। अब क्लोरीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा हम कह सकते हैं क्लोरीन का क्या होगा, परसेंटेज ऑफ, सबसे पहले हो जाएगा परसेंटेज अमाउंट, किसका परसेंटेज अमाउंट ऑफ हो जाएगा, फर्स्ट आइसोटॉप मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, और उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, परसेंटेज अमाउंट ऑफ सेकेंड आइसोटॉप्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एटॉमिक मासेस हो जाएगा। अब जो ये वैल्यू होगी इसको हम 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पहला स्टूडेंट एटॉमिक मास का जो यहाँ पर परसेंटेज दिया गया, परसेंटेज अमाउंट, ठीक है, आइसोटॉप्स पहले, और दोनों के जो आइसोटॉप्स हैं दोनों के हमारे पास क्या है, परसेंटेज गिवन है। दोनों के परसेंटेज गिवन होने पर हमें उनकी वैल्यूओं को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले का परसेंटेज हमें दिखाना है कि यहाँ यानी इनका परसेंटेज ये होगा, इनका परसेंटेज ये होगा। तो सबसे पहले इन दोनों के हम परसेंटेज को क्या करेंगे, एक दूसरे से कैलकुलेट करेंगे, और इनके जो एटॉमिक मास, जो इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला हमारा जो इनके परसेंटेज पहले का कितना दिया गया स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा, और दूसरे का कितना दिया गया। तो पहला हमारा जो होगा परसेंटेज अमाउंट, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 75.53%, और उसके बाद प्लस का साइन, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। इनकी वैल्यू टोटल दिया है 34 पॉइंट कितना दिया गया है, 969, और उसके बाद सेकंड हमारा क्या दिया स्टूडेंट, हमें ये भी ध्यान देना, सेकंड की जो वैल्यू दी गई प्लस कर लो, सेकंड वैल्यू दी है अमाउंट ऑफ सेकंड आइसोटॉप्स, यहाँ पर कितना है 24.47%, और उसके बाद उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितनी है 36.9
ठीक है 966। अब इसको जो ये वैल्यू है उसको हम 100 से क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे। तो जब ये टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम है कि इनकी जो टोटल वैल्यू आएगी, जब इसको पूरा जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो टोटल वैल्यू आएगी वो 24.46, ठीक है वो सॉरी 34 पॉइंट कितना आ जाएगा 46 AMU आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा AMU अगर ये आता है तो मुझे मालूम है 34, क्यों हम कह सकते हैं 35 भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ डिवाइडेशन करने के थ्रू जाएंगे तो 35 पॉइंट क्या हो जाएगा 46 AMU आ गया एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। चूंकि मुझे मालूम है 6 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है 6 क्या है ये 5 से बड़ा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसकी जो करेक्ट वैल्यू होगी वो हो जाएगा 35.5। इसीलिए हम क्या करते हैं जो क्लोरीन का जो एवरेज वेट होता है, यानी एवरेज वेट जो होगा ध्यान देना, या एवरेज एटॉमिक अगर मास हमको शो करना हो तो हर दिन ध्यान दीजिएगा जो कैलकुलेशन वैल्यू है वो 30.55 से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। इन टोटल वैल्यूज को हम क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 35.46 AMU के यूनिट्स में आ जाएगा। क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम कहाँ एक्यूरेसी जो है सिग्निफिकेंस फिगर में जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो 6 है वो ग्रेटर देन है 5, इसलिए इस ठीक है उसके लेफ्ट साइड में जो संख्या है उसमें उस न्यूमेरिक को अटैच कर देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा इनका एवरेज एटॉमिक मास यानी क्लोरीन का। स्टूडेंट्स हमें ये बात समझ में आ गई है कि किसी एटम के एवरेज एटॉमिक मास को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज हमारे समझ में आ गई है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। चलो अपन ये क्वेश्चन हमारा जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक आज के जो चैप्टर का रहेगा, ध्यान दीजिएगा वो रहेगा मॉलिक्यूल्स और मोलर मास। कुछ एलिमेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स गिवन हैं, यानी जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और उनका मोलर मास क्या है हम उसको कैसे फाइंड आउट कराएंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वन और मोर एटम। ध्यान दीजिएगा मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट amount of substance which is formed by union of two or different atoms, two or more atoms। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ जब एटम आपस में क्या करते हैं कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में तो एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की जो साइज होती है वो एटम के साइज से क्या होती है बड़ी होती है, क्योंकि नंबर ऑफ जो एटम जो आपस में पार्टिसिपेट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट यहाँ पर ये सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, मैंने कल के टॉपिक में आपको थोड़ा डिस्कशन कराया था कि समझ लीजिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक एटम दिया गया। ठीक है, अब ये एटम क्या है एक सिंगल यूनिट से बना हुआ, लेकिन यही एटम अगर जाकर कई एटम के साथ कंबाइन कर दे तो एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये हमारा मॉलिक्यूल्स शो कर रहा है कि यहाँ पर जो कार्बन एटम है इसको हम हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करें तो एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन क्या अपनी बैलेंसी को शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स में क्या बताया कि 2 और मोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपस में अटैच रहते हैं यानी जुड़े होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये ध्यान दीजिएगा कि मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, तो वहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स क्या करते हैं आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। जब नंबर ऑफ यूनिट आपस में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। जो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मैंने कहा इट एग्जिस्ट इजीली देन एटम, राइट। वो एटम की अपेक्षा क्या होता है सरलता से एग्जिस्ट करेगा। रीजंस क्या होता है मैंने बताया, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में जाता है। ध्यान दीजिएगा वो स्टेबल फॉर्म में जाएगा। जब कोई कंपोनेंट स्टेबल हो जाता है तो अपने अकॉर्डिंग मनमानी करता है, उसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलने के बाद क्या करेगा वो अपना वर्क करना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के बारे में कि मैंने बताया कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ द 2 और मोर एटम्स। यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं
टू आर मोर एटम्स के एक यूनियन यानी एक संघ के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी कहने का मकसद क्या होता है, नंबर ऑफ एटम जब आपस में परस्पर रिएक्ट होते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्टूडेंट्स आइए हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसी, हम कह सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज, उनके नेचर, उनके कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज या उनके बैलेंसी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रेस करते हैं कि मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ध्यान दीजिएगा, मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मॉलिक्यूल टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है होमो न्यूक्लियर, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, और दूसरा होता है हेट्रो न्यूक्लियर, हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, राइट। देखो स्टूडेंट, यहाँ होमो की बात आती है तो होमो का मतलब ही सबसे पहले होते हैं लाइकली, यानी सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, एक जैसे एटम से अटैच। हेट्रो की बात हो जाती है तो मैं कह सकता हूँ अनलाइक, या हम इवन कर सकते हैं, यानी ये जो एटम है वहाँ पर क्या होंगे, इवन होंगे। इवन का मतलब क्या होगा, उनमें सारे एटम या सारे एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो होमो न्यूक्लियर में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टू टाइप्स के एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। पहला एलिमेंट क्या हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एलिमेंट हमारा जैसे मैंने बता दिया ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं होमो एटॉमिक या होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये क्या होते हैं, या हेट्रो एटॉमिक, यानी हम कह सकते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब होमो में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास Cl2 है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी जाएगा। दूसरा है ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होगा, आयोडीन भी फॉर्म में जाएगा, ठीक। अब आयोडीन एक सॉलिड फेज में होता है तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तीसरा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक होता है, एक होता है होमो न्यूक्लियर ट्राई एटॉमिक, एटॉमिक, और एक होता है हेट्रो न्यूक्लियर, न्यूक्लियर ट्राई एटॉमिक। तो स्टूडेंट्स हेट्रो न्यूक्लियर में क्या हो जाएगा, जैसे H2O है, और क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, तीन एटम से अटैच है। होमो न्यूक्लियर ट्राई एटॉमिक में जैसे हमारा क्या दिया, ओजोन गिवन है। स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें क्या हैं, हमें मालूम होना चाहिए कितने। और एक होता है पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे आ जाएंगे जहाँ नंबर ऑफ 3 से ग्रेटर होगा, जैसे मेथेन है हमारा, H2SO4 है, ये नंबर ऑफ क्या होते हैं, एटम से अटैच करते हैं, क्योंकि यहाँ एटम की संख्या कितनी हो गई, 5, यहाँ पर कितनी अगर कैलकुलेट किया जाए तो 7 एटम हो गए। यहाँ पर टोटल 3 एलिमेंट्स या 3 एटम्स हैं, यहाँ पर भी कितने हैं, 3 एटम्स, यहाँ पर कितने हैं, 2 एटम। तो स्टूडेंट्स हम बता सकते हैं, ठीक है, कि एलिमेंट्स के ऐसे टाइप्स, यानी इस प्रकार के बेसिस के आधार पर किसी मॉलिक्यूल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो लास्ट में 2-3 पॉइंट हम बताने जा रहे हैं आज को। सबसे पहले थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि किसी मॉलिक्यूल्स के मास को हम कैसे निकाल पाएंगे। स्टूडेंट थोड़ी सी बात है, समझने का प्रयास करिए, मास को हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। थोड़ा सिंपल कुछ चीजें दी गई हैं। अगर हम क्या करें, किसी मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को निकालना हो, ठीक है, क्योंकि हमारे टॉपिक में गिवन है कि मॉलिक्यूलर मास को भी कैलकुलेट करना है, तो ध्यान दीजिएगा 5 मिनट के अंदर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसी एटम के मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट किसी भी एटम के मॉलिक्यूलर मास को प्रेजेंट होने से पहले सबसे पहले हमें उन एलिमेंट्स के मास को मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हीलियम का मास हमारा कितना होता है, 4 होता है, लिथियम का मास कितना होता है, 7 होता है, बेरिलियम कितना होता है, 9 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होगा यहाँ पर, उसके बाद ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास होगा। हमें ध्यान देना है स्टूडेंट यहाँ पर, और एक एलिमेंट मिस कर रहा है, बोरान का, ध्यान दीजिएगा। तो बोरान का कितना 11 होगा, और यहाँ पर उसके बाद फ्लोरीन का कितना होगा 19, और यहाँ पर नियान का कितना होगा 20, यानी नियान का हो जाएगा 20, सोडियम यानी Na का हो जाएगा 23। उसी प्रकार सारे एलिमेंट के जो एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हमें मास निकालना हो H2SO4 का, स्टूडेंट H2SO, या क्वेश्चन आता है फर्स्ट कैलकुलेट द अभी थोड़ा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास से पहले मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया था, किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करने का सबसे तरीका है, होता है क्या मॉलिक्यूलर मास, ये तो जानना बहुत जरूरी है ना स्टूडेंट। मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। कल मैंने बताया था कि जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है, ये दिखा जाता है कि उस एलिमेंट में कितने एटम एक दूसरे के साथ एडजस्ट हैं, यानी हैवियर एटम कितने ज़्यादा उस एलिमेंट से अटैच है। तो फर्स्ट इसमें क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द नंबर, लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द molecule is equal to the number, ये दिखाता है कि उस एटम में कितने अमाउंट में एलिमेंट प्रेजेंट है, which express a atom time, how time of atom heavier that elements, वो उस एलिमेंट से या वो एलिमेंट उस एटम से कितना ज़्यादा हैवी होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका फार्मूला भी है, मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, यानी मास ऑफ एन एलिमेंट होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड के जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसको निकालेंगे और 1 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं मास ऑफ C12 6 कार्बन एटम, C12 कार्बन एटम, जो कार्बन एटम है उसके मास की भी जानकारी होनी चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे हमें मालूम है कि अगर किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूलर मास को निकालना हो या फाइंड आउट करना हो तो इसका यूज़ तो हम अभी एवोगाड्रो नंबर में करेंगे, इसलिए हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि ये दिखाना कि मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है कि वो एटम कितने बार वहाँ पर रिपीट कर रहा है, ठीक है, इसका सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए। स्टूडेंट, किसी एलिमेंट्स का अगर मास निकालना हो, किसी कंपाउंड का अगर मास मॉलिक्यूलर मास निकालना हो और देखना हो कि उस कंपाउंड में यानी वो कंपाउंड टोटल कितना मास का हो सकता है, तो मैंने बताया था स्टूडेंट कि उसका मास अगर एडजस्ट करना हो तो एग्जांपल हमारे पास जैसे दिया गया, फर्स्ट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, ठीक है। अगर कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 दिया हो तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, H2SO4 के मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं, सबसे पहले हमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें किसका एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सल्फर का एटॉमिक मास अगर हमारे पास वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ऑक्सीजन की दी है तो यहाँ पर हम 32 पुट कर लेंगे, सल्फर का कितना हो जाएगा 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है स्टूडेंट 16 होता है। अगर हम इनके मास को मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी टोटल रेशियो करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट में हाइड्रोजन का अमाउंट 2 है तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा सल्फर कितना 1 तो 1 मल्टीप्लाई मास ऑफ क्या हो जाएगा सल्फर हो जाएगा, ठीक, 1 मल्टीप्लाई मास ऑफ सल्फर, प्लस क्या हो जाएगा ऑक्सीजन 4 है 4 मल्टीप्लाई मास ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मास कितना है 1, प्लस सल्फर का 1 मल्टीप्लाई कितना है स्टूडेंट 32 है, प्लस ऑक्सीजन कितना 60, यानी 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का प्रयास करेंगे, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, प्लस कितना हो जाएगा 32 प्लस कितना होगा 64, ठीक है। इसको एडजस्ट करेंगे 32 एंड 96 प्लस 98, यानी टोटल इसका जो मास है 98 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब होता है H2SO4 का जो, ध्यान दीजिएगा,
मॉलिक्यूलर मास है 98। अगर इसको मैंने कहा ओनली एक स्पेशलाइज अगर पूछा जाए एक का तो हो जाएगा स्टूडेंट AMU। ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछ लिया जाए कि मॉलिक्यूल का केवल एक मॉलिक्यूल्स का अगर मास है तो कितना हो जाएगा AMU, और अगर उसको यूनिट में पूछा जाए स्टूडेंट कि इसमें नंबर ऑफ H2SO4 पूछा जाएगा तो वहां पर 98 ग्राम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो मैंने कहा यहां पर मोलर मास की बात की जाए तो मोलर मास ग्राम में हो जाएगा, अगर एटॉमिक मास की बात की जाए तो ध्यान देना मॉलिक्यूल्स का तो वो कितना हो जाएगा AMU में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया AMU एक छोटी यूनिट्स होती है और ग्राम क्या होती है, इससे बड़ी यूनिट होती है। ये 100% करेक्ट करके रहिएगा स्टूडेंट। आज हमने सबसे पहले आपको किसके बारे में, एवरेज परसेंटेज के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, और मैंने थोड़ा जो है मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कशन किया। आगे कल के टॉपिक में आपको जो है मोलर कॉन्सेप्ट और इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में आपको स्टडी करा सकते हैं। लेकिन अगर प्रयास करिए तो ट्राई अप करते रहिए, जो क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं एक क्वेश्चन करते जाइए आप। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और लास्ट का होगा आज के टॉपिक का, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, NCERT क्वेश्चन मेंशन करता है, ये क्वेश्चन हमारा आया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग इन ग्राम 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द मास फॉलोइंग इन ग्राम, कैलकुलेट द मास फॉलोइंग इन ग्राम। स्टूडेंट फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1/2 मोल N2, 1/2 मोल N2, और सेकेंड हमारा क्वेश्चन है 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 ग्राम। ग्राम यूनिट्स हमारी है स्टूडेंट्स। तो हमारा फर्स्ट रिप्लाई क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इसका, चूंकि हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए कि N2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है 28, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, N2 का वेट रखेंगे यानी 28 बराबर क्या हो जाएगा 28/2। ध्यान दीजिएगा, यानी कितना आ गया 14 ग्राम। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि 1/2 मोल ऑफ N2 में कितने ग्राम होते हैं, 14 ग्राम होते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेकेंड हमारा बहुत सरल है। सेकेंड हमारा अगर सॉल्व करना चाहें, सेकेंड के लिए क्या है कि Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 1 ग्राम मोल, अगर हम इसमें निकालें Na का मतलब होता है अवोगाड्रो, Na ग्राम ऑफ O2 1 मोल। अगर 1 मोल हम निकालना चाहें तो O2 में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का वेट 16 है, अगर 2 है तो उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, यानी 1 मोल O2 कितना है यहाँ पर 32 ग्राम है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारा क्वेश्चन है 3 Na, तो 1 Na में अगर हमारे 32 हैं तो 3 Na में क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा 32 ग्राम, यानी कितना हो जाएगा 96 ग्राम स्टूडेंट्स। ये क्या हो जाएगा 96 ग्राम। ठीक है, हमें मालूम है कैलकुलेट द मास फॉलोइंग इन ग्राम। ठीक है, 96 ग्राम यानी 3 Na मॉलिक्यूल्स में 96 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट आज के न्यूमेरिकल यहाँ तक हमारे रहेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, आकि कल के वीडियो में आपको तब तक जो हमारे टॉपिक्स हैं ठीक है उन पे हम अपडेट करते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है स्टूडेंट मोलर कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए और लगातार पढ़ने का प्रयास करिए। थैंक यू।